हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हमारे साथ इस वीडियो में धैर्यवी चौहान हैं, जो यूक्रेन से अभी भारत लौट के आई हैं। ये वहाँ से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। आज हम लोग ये जो पूरा वॉर का सिचुएशन हुआ है, आज हम इनसे उस वॉर के पूरे सिचुएशन के बारे में जानेंगे और उस पूरे प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे धैर्य भी वहां से यहाँ आने में सफल हो पाई। और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये इंटरव्यू अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धैर्य भी अपने बारे में बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और यूक्रेन में किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं और किस ईयर में हैं। मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में जसपुर से हूँ और मैं जी। वहाँ यूक्रेन में इवानो फ्रैंकिस में पढ़ती हूँ और मैं सेकंड ईयर में हूँ। ओके। तो जब इंडियन एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरी जारी की कि इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ से चले जाना चाहिए, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं निकल गए, और वो एडवाइजरी वॉर होने से कितने दिन पहले आई थी? वो एडवाइजरी वॉर पहले आई थी ओके। और फिर उसमें ये लिखा हुआ था कि जिन लोगों का यहाँ मतलब वहाँ रहना एसेंशियल नहीं है वो लोग टेम्परेली जा सकते हैं इंडिया। ओके। पर हमारा और उधर हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो फिर वहां पे उसको छोड़ के हम नहीं जा सकते थे क्योंकि एनबीज लगवाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो क्लासेस मिस होती है हमारी, फिर हम्म। जो पढ़ाते हैं वो रह जाता है और फिर उसके बाद 100% अटेंडेंस चाहिए होती है वहां पे। फिर हम हम्म। वहां से जाना अब इतनी दूर है, एकदम आसानी से नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ से वहां चले जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन सी डेट पे कौन सी फ्लाइट है, कौन सी क्लासेस कब मिस हो रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, तो हम ऐसे नहीं जा सकते वहां से। ओके। तो तो बस जब यही आपने रीजन थे। आपने ये कब सोचा कि आपको यूक्रेन से इंडिया वापस आ जाना चाहिए? 26 नहीं 24 की मॉर्निंग को, जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, जब वहाँ पे एयरबेस इवानो का एयरबेस उड़ा दिया उन लोगों ने, तो फिर जब पूरे पूरे शहर में बहुत डिस्टर्बिंग माहौल था कि सब बहुत परेशान थे। कोई हम्म। उधर से हमारे फ्लैट की विंडो से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था, लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो फिर अच्छा। वही सब हालात देख के मुझे लगा कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है और यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वॉर शुरू होने से पहले आप लोगों ने अपनी जो फ्लाइट्स है वो नहीं देखी? देखी थी हमने, वॉर होने से पहले सब घर वालों का प्रेशर, इधर उधर से सबका प्रेशर था कि अब लोग तुम लोग घर आ जाओ, वहां पे क्यों रह रहे हो। तो ओके। फिर हम लोग आने की सोच रहे थे वहां से, पर जैसे ही हमने वहां से देखना शुरू करा, वॉर से 2-3 दिन पहले हमने ज्यादा वहां पे प्रेशर हुआ कि हम्म। अब घर चलते हैं, तो फिर हम फ्लाइट्स वगैरह देख रहे थे, फ्लाइट्स के रेट अचानक से बहुत ज्यादा ही बढ़ गए थे। लगभग लगभग एक कितने? फ्लाइट का प्राइस, मतलब सारी फ्लाइट्स 50,000 के ऊपर थी, उससे कोई कम की नहीं थी। और फिर अगर बाद की देखते मार्च के आसपास की, तो फिर वो सोचते कि बहुत लेट हो जाएगा, तब जाकर क्या करेंगे। तो फिर ये वॉर वगैरह सिचुएशन सारी नई थी, हमें इतना कुछ नहीं पता था इस बारे में कि इतना जैसे सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने काफी सारे वीडियोस में, इंटरव्यूज में कहा है कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक की थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। अब और मेरे जो खुद के एयर साथ इंडिया के वालों ने अलावा जो अदर फ्लाइट्स थी उनके क्या प्राइसेस थे, या उनके भी लगभग इतने ही थे? कुछ फ्लाइट जैसे कि कतर एयरवेज और भी बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेट करना बंद कर दिया था। फिर कुछ फ्लाइट्स थी एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस, तो कुछ रूमर्स ये उठ रही थी कि लोग वहां से वापस आ रहे हैं, वीजा नहीं, ट्रांजिट वीजा चाहिए वहां पर। तो हम्म। इस बात से और परेशान थे कि हम यहाँ से भी जाएं और फिर वहां से वापस आ जाएं, तो फिर पैसों का वेस्ट, टाइम का वेस्ट और बहुत सारी चीजें ऐसे हो जा रही थी, तो इसलिए भी थोड़ा कंफ्यूजन में थे। हम देख रहे थे फ्लाइट्स वगैरह, पर इन सब चीजों के बारे, ये सब चीजें देख के फिर नहीं कराई थी उस वक्त। तो जब 24 तारीख में वहां पे ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए, तो वहां पे मतलब जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों में क्या माहौल था उस समय? आप लोग क्या बात कर रहे थे उस समय कि भाई हम यहाँ पे फंस गए, या इस तरीके का कुछ उस समय का माहौल बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे थे? उस वक्त अब हम स्टूडेंट्स हैं, उस वक्त थोड़ा ऑनलाइन भी हो गई थी, एक दिन पहले ही ऑनलाइन हुई थी। तो हम्म। सुबह 7 बजे हम सब सो ही रहे थे, उस वक्त सब सोने का होता है, तो फिर हम्म। इधर उधर से कॉल्स आने लगे, जिसको ज्यादा अच्छे से सुनाई थी वो सारी
की आवाज़, तो इससे कॉल आ रहे थे कि ये हुआ, वो हुआ, तो सब बहुत बहुत डर गए थे। कि घर से भी प्रेशर था कि वो लोग अलग परेशान थे कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम पहले नहीं आए और मतलब हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें हुँ। हो रही थी। तो फिर हम सोच रहे थे कि यार अब कैसे जाएँगे? फिर सुनने में आया कि एयर स्पेस बंद हो गया था, फिर और डर का माहौल हुआ। हम घर भी नहीं जा पाएँगे, यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं। लगभग 1-2 हफ्ते तो यहीं पे रुकना पड़ेगा, तो कैश इकट्ठा करके फिर बाहर से सामान लेने जा रहे थे, कुछ खाने-पीने का कि कुछ तो स्टॉक हो हमारे खाने का। तो अच्छा, फिर वो उसके 4 घंटे लाइन में लगे आने के लिए। वो आउट ऑफ स्टॉक चले जा रहा था और इतनी सारी भीड़ थी उस वक़्त। बहुत सुबह के गए, दोपहर को आए वहाँ से सामान लेकर, तो बहुत अजीब माहौल हो गया था उस वक़्त वहाँ पर। तो आपने कब ये न वहाँ से निकलने का प्लान किया अपने हॉस्टल से कि भई चलो अब इंडिया जाना चाहिए? 24 को जब भी ब्लास्ट सुना, फिर उस दिन तो हम वहाँ पे फिर 25, 26 वहाँ पे सब ऐसा सुनने में आ रहा था कि कीव में, खार्किव में इधर-उधर सब वो एरिया कैप्चर करते जा रहे हैं। ओडिशा हुँ, में लोग बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह भेज रहे थे इधर-उधर से। ओडिशा में बहुत ब्लास्ट हो रहे थे और खार्किव वगैरह में भी। तो हुँ, वहाँ हुँ। फिर लगा कि वहाँ से आते यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर सिचुएशन और खराब हो उससे पहले हम यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। तो ओके। फिर हमने इधर-उधर बात की, तो फिर हम निकलने की सोचे वहाँ से। तो फिर वहाँ से आप लोग बॉर्डर्स तक कैसे गए? वहाँ से हम आपके खुद के हम रेगुलर टच में थे और आपसे पूछ रहे थे कि हम यहाँ से कैसे निकलें? फिर दिव्यांशु भैया हम आपके थ्रू आए थे। तो हुँ, दिव्यांशु भैया वहाँ पे हमेशा हेल्प करने के लिए थे, फिर हम उनसे ही टच में थे। एक बहुत सारा एक ग्रुप था हमारा, उसमें वो अपडेट्स दे रहे थे रेगुलर कि ये बसेस अरेंज कर रहे हैं यहाँ से, अब ये बस जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो हम उसके कॉन्टैक्ट में थे, तो उसके थ्रू फिर हमें नॉलेज मिलती रही कि अब ठीक है, इस बस से यहाँ जाना है, तो फिर आगे से बॉर्डर बॉर्डर तक। तो जब आप लोग अपने हॉस्टल से निकल रहे थे, तो आपके साथ लगभग टोटल कितने लोग थे और कितनी बसेस थीं? और कैसे आप लोग बॉर्डर तक पहुँचे थे? जब हम वहाँ से निकले तो लगभग हज़ारों बच्चे थे वहाँ पर, मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग स्टॉप थे क्योंकि एक जगह से जाना पॉसिबल तो नहीं होता। तो हुँ। अलग-अलग बसेस थी, तो जिस जिस स्टॉप पे मैं थी वहाँ पे लग 6-7 बसेस थी वहाँ पर। अच्छा 6-7 बहुत बसेस थी, ओके, काफ़ी ओके। बड़ी-बड़ी हुँ, जिस स्टॉप में थी। ओके। तो सब अपने-अपने स्टॉप पे जहाँ-जहाँ जिसको सीट मिल रही थी बसेस में या फिर अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल जहाँ पे थे, जैसे वो जाना कंफर्टेबल हुँ, थे, तो उसके अकॉर्डिंग हुँ। सब निकल रहे थे, ओके, ओके। अपनी-अपनी जगह से। तो बॉर्डर पे पहुँचने के बाद आप लोगों को पैदल चलना पड़ा? तो वहाँ पर जो इतनी भीड़ थी बॉर्डर के आस-पास, कार्स वगैरह थी, तो हमारे जो बस ड्राइवर थे, उन्होंने हमें 7-8 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर 7-8 किलोमीटर तक आप अंदर ऊपर पैदल गए वहाँ पे। हाँ, हाँ, हम लोग पैदल गए थे वहाँ से। तो जब आप वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे, तो वहाँ पहले से भी कुछ इंडियन स्टूडेंट्स अवेलेबल थे? हाँ, वहाँ पे जब हम गए तो ऑलरेडी हज़ारों के नंबर्स में वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। बॉर्डर्स पे कुछ भीड़ में थे, कुछ इधर-उधर बैठे थे। अच्छा, वहाँ कोई रुकने का अरेंजमेंट था कहीं कुछ कि एम्बेसी ने नहीं, मेंटेन कोई कराया हो? अरेंजमेंट नहीं था। जब हम वहाँ पे रुके हुए थे तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। वहाँ पर पेट्रोल पंप था एक और उसका एक छोटा-सा कैफ़े था। तो उस कैफ़े में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कहीं कोई इधर बैठा है, बस जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ पे हुँ, बैठा था। फिर उन लोगों से हमने पूछा कि आप लोग कब आए? तो फिर बोले कि हम 2-3 दिन पहले से आए हुए हैं। मतलब तो 3-3 दिन फिर से बच्चे यही वहाँ हाल पे था बैठे वहाँ और पर बॉर्डर बहुत। क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। हाँ, हाँ। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वो 3-3 दिन पहले से बैठे थे वहाँ पे। अच्छा, और आप लोगों ने कितनी देर में बॉर्डर क्रॉस किया? वो प्रोसेस बताइए जो बॉर्डर क्रॉस हम करने वाला जिस है दिन आए क्योंकि इधर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं, है ना? मीडिया में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ पब्लिश हुए हैं कि बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ बदतमीज़ियाँ हुई हैं, है ना? कहीं कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें बताइए कि क्या वो वीडियोज़ जो है वो सही थे? क्या ऐसा हुआ था कि जो वहाँ पे लोकल लोग थे या जो लोकल पुलिस थी वो वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रही थी? ये सारी चीज़ों को ज़रा डिटेलिंग में बताइए कि आपने कैसे क्रॉस किया बॉर्डर? वहाँ पे हम लगभग 2 बजे के आसपास वहाँ पे भीड़ में वो लाइन भी नहीं थी, एक बहुत भीड़ का एक ग्रुप था, उसमें हम हुँ, गए थे। उसमें फिर जब लोगों से पूछा कि कैसे क्रॉस करना है ये गेट, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसमें खड़े हो जाओ, जिसका नंबर आ जाए वो चले जाना। तो वहाँ पे लगभग 2 बजे से लेके
शाम के 7-8 बजे तक वहाँ पे खड़े रहे। तो 1 घंटे में लगभग 1 कदम वहाँ पे चल रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और वो बॉर्डर का गेट बस 2 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल से खोलते थे, उसमें भी वो यूक्रेनियंस को पास करते थे हुँ, और उनकी कार्स वगैरह अलाउ करते थे। फिर हम लोग ज़बरदस्ती धक्का-मुक्की जो थोड़ा बहुत, अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग वहाँ पे खड़े हुए फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो वो जा रहे थे आगे। तो 2 मिनट के लिए खोलते थे वो, और वो भी फिर बाद में 3 घंटे तो उन्होंने खोला ही नहीं, वो बंद थे। हम लाइन में अब इस इंतज़ार में खड़े रहे कि वो अब खोलें, पर उन्होंने नहीं खोला। तो फिर पूरा सब ऐसे धीरे-धीरे खिसकते-खिसकते लगभग 7-8 बजे के, तो फिर वहाँ पे हम आगे पहुँच सबसे आगे गेट पे। फिर उन्होंने कहा कि लड़कियों को सबसे पहले निकालेंगे। तो हुँ, ठीक है, सारी लड़कियाँ आगे चली गई वहाँ पे। तो फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर लास्ट में हिम्मत हार के वहाँ से लाइन से अब मैं तो और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग आ गए वहाँ से कि अब यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सुबह से शाम तक हम परेशान हो चुके थे। तो फिर वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा वहाँ पे कि बिल्कुल आधी रात में रुके हुए हैं, तो आप लोगों को कभी रात में स्टे तो नहीं करना पड़ा आपको? किया था हमने वहाँ पे रात में स्टे। वहाँ पर लगभग माइनस का टेम्परेचर था। उसमें हम वहाँ पे ऐसे कोई जगह नहीं थी, सर पे कोई छत नहीं थी, फिर भी हम बाहर वहाँ पे ठंड में वहाँ पे थे वहाँ पर, कि कभी लाइन में लग रहे थे, कभी वहाँ बैठे थे। बहुत बहुत बुरा खाने की हाल क्या था उस स्थिति थी वक़्त वहाँ वहाँ पे? पर, कुछ खाने को मिला? उस रात बॉर्डर पर। खाने का कुछ बताइए? खाने का कुछ तो हम अपने साथ लेकर गए थे, पर वो इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वहाँ पे हुँ, एक हुँ। छोटा-सा कैफ़े था, वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, पर वही नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस का इश्यू। तो हुँ, वेज तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। अच्छा, और इतनी सारी थकान के बाद खाने का भी ऐसे कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा नहीं था वहाँ पर। अच्छा। तो हम तो अपने आप साथ साथ से लेकर गए थे, तो भी खत्म हो रहा था धीरे-धीरे। तो आप अब ये बताइए कि आपने किस समय बॉर्डर क्रॉस किया और मतलब वो प्रोसेस क्या था बॉर्डर क्रॉस करने का? हम वहाँ पे कैफ़े पे मतलब कहीं वहाँ पे बैठे थे बॉर्डर के हुँ, आस-पास, हुँ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका कोई स्टाफ मेंबर वहाँ पे थे अवेलेबल, तो वहाँ पर वो बच्चों को क्रॉस करा रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उनके पास खड़ी हो गई, तो फिर वहाँ से फिर वो आसानी से वहाँ से चले गए, बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने। लगभग कितने घंटे आप वहाँ बॉर्डर पे रहे? बॉर्डर पर हम लगभग 16-17 घंटे रहे थे। अच्छा, 16-17 घंटे आप रहे थे। तो जब आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर आप रोमानिया में जब एंटर हुए, तो वहाँ का बताइए क्योंकि मैंने आपकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखी हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखे हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, आप उनसे काफ़ी घुल-मिल गए। तो वो एक इंसिडेंट बताइए। वर दे हेल्पफुल टू यू? दे वर सो हेल्पफुल। हम जैसे वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस किया हमने, तो वहाँ पर वहाँ के रोमानिया के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी थी। जो भी हमको चाहिए, बेसिक से बेसिक नेसेसिटी जो हुँ, हमारी थी, सारी अवेलेबल करा से लेके इनफैक्ट जिन लोगों के पास ट्रॉली वगैरह नहीं थी, सामान रखने के लिए नहीं था कुछ, वो भी अवेलेबल करा रहे थे वो लोग। तो वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। कितने टाइम में आपको फ्लाइट मिल गई थी? हम वहाँ से जैसे 27 को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, इमिग्रेशन हुआ हमारा, तो उसके बाद हम एयरपोर्ट के पास शेल्टर हाउस है, एम्बेसी के थ्रू हम वहाँ तक पहुँचे। फिर हुँ, उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे हमारी बस रुकी थी, वहाँ पे रोमानियन फैमिली आई, वो 3-3 के ग्रुप को लेकर जा रही थी। तो ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर उन फैमिली के साथ वहाँ पर रुकी। तो फिर वो बिल्कुल हमें अच्छे से अपना पूरा रूम हम पे छोड़कर अपने दूसरे जगह चले गए थे वो रहने कि हम कंफर्टेबल रहे। किचन शेयर कर रहे थे हम उनकी, हम वो कह रहे थे कि तुम्हें जो चाहिए तुम खा सकते हो, ले सकते हो, बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से। फ्री ऑफ कॉस्ट? तो फिर उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, वो अपने फ्रेंड्स से हमें मिलवाने लेकर आ रहे थे। वो इतने ज़्यादा हाँ, खुश थे हम लोगों को देखकर। सो नाइस ऑफ देम। फिर हाँ, फिर उसके बाद हम वहाँ से गए, हमें नोटिस आया कि हमारी कल फ्लाइट 1 घंटे में हमें निकलना है, हमारी फ्लाइट है। तो हम वहाँ से निकले, ओके, तो फिर वहाँ पर जाके एयरपोर्ट के पास हम गए, एयरपोर्ट के अंदर, तो फिर वहाँ पे जाके देखा तो 11:30 बजे बचे थे, तो उसमें जगह नहीं मिली हमें। ओके, तो फिर उस वक़्त रुकना पड़ा 1 रात। फिर अगले दिन को हमें फ्लाइट मिली, एयर ओके। इंडिया, फिर उससे हम आ गए घर वापस। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। तो जब आप यहाँ से अब देखते हैं यूक्रेन जहाँ पे आपने अपने 2 साल लगाए हैं, अब 2 साल वहाँ रह के आए हैं। अब
उस जगह को ऐसे तहस-नहस किया जा रहा है, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ये सब न्यूज़ वगैरह ये सब देख के बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हुँ, वहाँ पर हमें हमारी डिग्री मिलने वाली है, वहाँ पे हमने इतने हुँ, अच्छे दोस्त हैं और सारी चीज़ें हम वहाँ से छोड़ कर आए हैं, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के लोग जो हमें पढ़ाते हैं, वो इतने परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो हुँ। बस यही प्रेयर करती हूँ मैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, नॉर्मल हो जाए और हम वहाँ पर वापस लौट जाएँ। ओके धैर्य, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और आपने जो है अपना एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर किया।